किसने लिए हैं आज हॉलीडे के बाद? मैम मैंने। लोकेश। साईराम, मैम लोकेश, लोकेश। आप पहली बार क्लास ले रहे हैं? ओके, कोई बात नहीं। अभी पहले हम क्लास शुरू करने से पहले ओंकार कर लें, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? आप अपना माइक म्यूट कर दो। चलिए चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम 3 टाइम्स ओंकार करेंगे। तो join your hands, close your eyes and start ओंकार thrice. साईराम। चलिए, हाँ, क्या बोल रहे थे? अब आप बोलिए। आप मतलब समर वेकेशन के बाद आप ने पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, लोकेश सोनी, है ना? यस मैम। क्या कोई प्रॉब्लम थी? साईराम, कोई प्रॉब्लम था लोकेश? नो मैम, मैं दरअसल मैं अपने मामा के घर आ गया तो यहाँ पे वो अकाउंट नहीं था, वो ओके, गूगल मीट के लिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने अभी शुरू किया है। आप वीडियोस हैं 22 से जो भी बच्चों को पढ़ाया गया है, वो सब रिकॉर्डेड वीडियो आपकी उससे पहुंचते हैं, व्हाट्सएप पर पहुंचते हैं ना, तो उनको देख लो आप। संस्कृत की जितनी भी क्लासेस हुई होंगी ना, उन सबके वीडियोस आपके पास पहुंचे होंगे। उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। और फिर भी आपको लगता है कि उन वीडियोस को देखने के बाद भी हमें समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है हमें, तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, ठीक थैंक यू है? मैम। ओके। मैम आपका कैमरा क्लियर नहीं है और आपका साइड फोटो आ रहा है। क्या नहीं क्लियर आ रहा है? कैमरा भी क्लियर नहीं है और आपका साइड फोटो आ रहा है, मतलब आप साइड से दिख रहे हो, फ्रंट नहीं हो रहे हो। हाँ तो ठीक है ना, मैं दिख तो रही हूँ, मेरी आवाज तो क्लियर है। उसका तो क्या है ना कि वो ऐसे, आप क्लियर है फोटो? यस आपके मैम। लिए वो क्या है, बहुत तेज वो पड़ती है रोशनी, इसलिए मैं थोड़ा उसको बंद रखती हूँ, है ना? अब तो वो दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। ओके, चलिए, ठीक है। मैं मेरी आवाज सुननी चाहिए, मेरी फोटो की जरूरत नहीं है। चलिए, आज हम क्लास में फिर से वही संधि, प्रत्यय और समानार्थी पढ़ेंगे। साईराम साईराम साईराम, जो भी आ रहे हैं सबको साईराम। ओके, चलिए। आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। है ना? मैम ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, हमने फर्स्ट और सेकंड उस दिन पढ़ लिया था ना। आज हम थर्ड लेसन से पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट से, ठीक है? थर्ड लेसन से हम पढ़ेंगे आज। आप लोग भी निकाल लीजिए, थर्ड लेसन बुक है ना आप सभी के पास? चलिए, थर्ड लेसन के ये समानार्थी शब्द हैं। थर्ड लेसन कौन सा है? तो आप लंब है ना? थर्ड लेसन आपका है ना? क्या नाम है, बता सकेंगे आप पाठ का? स्वाब लंबन, स्वाब लंबनम, ठीक है? ये पाठ है आपका, इस पाठ के ये समानार्थी है, ठीक है? ये वीडियोस आपके पास पहुंच रहे हैं, तो इनमें से ही आप अपने, जितना भी मैं आपको ये करवा रही हूँ, जो समानार्थी, प्रत्यय, संधि, ये सब आपको अपनी कॉपी में लिखना है। समझ आ रहा है ना? जैसे हम लोग पिछले साल भी लिखते थे ना,
तो लिखना है। अब देखिए, तृतीया पाठ स्वावलंबनम, समानार्थी शब्द है। जैसे पहला है पिता, जनकः, समृद्धः, धनवान, भवने, गृहे, सेवकाः, भृत्यः या कर्मकरः, निरंतरम, सततम, निर्धनौ, दरिद्रौ, आडंबर विहीना, शोभा विहीना, सह, सह का साकम और सार्धम ये दोनों ही हैं। दृष्टवा, हाँ साईराम क्या बोलिए? मैम कुछ नहीं लिखना अभी हमने बताया ना, लिखने की कॉपी में तो लिखना है, लेकिन अभी नहीं लिखना। अभी तो ये आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा ना, तो आराम से आप अभी समझ लीजिए और बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। दृष्टवा, विलोक्य, दुखम, विषादम, इच्छामि, वांछामि, ये थोड़ा यहाँ पर चा हो गया, इच्छा होना चाहिए था, वांछामि, ठीक है। यहाँ थोड़ा से देख लेना, जब आप लिखो तो छा है, वांछामि, है ना। पादौ, चरणौ, हस्तौ, करौ, नेत्रे, नयने, श्रोते, कर्णौ, कष्टम, पीड़ाम, महति, विशालः, मनसि, चेतसि, कर्तुम, करणाय, ये पाठ 3 के समानार्थी हैं। ओके, चलिए। अब पाठ 3 में संधियां तो बहुत है, लेकिन प्रत्यय कम है, तो हमने इसी में ही, इसी स्लाइड में दोनों कर दिए हैं। अब देखिए, आप अब देखिए यहाँ पर श्रीकंठश्च, श, हमने पिछली बार आपको बताया था ना, श, स, श, तीनों शब्द विसर्ग में बदल जाते हैं जब संधि करते हैं हम तब। तो ये विसर्ग संधि जो आपको मैंने समझाई थी, श्रीकंठः प्लस च, साधारण च, साधारणम प्लस च, संतुष्टो अस्मि, संतुष्टः प्लस अस्मि, इदमेव, इदम प्लस एव, एको अपि, एकः प्लस अपि, नास्ति, न प्लस अस्ति, ममापि, मम प्लस अपि, सदैव, सदा प्लस एव, भृत्याधीनः, भृत्य प्लस आधीनः, अधीनः, सुखमेव, सुखम प्लस एव, कदापि, कदा प्लस अपि, अहमपि, अहम प्लस अपि, स्वयमेव, स्वयं प्लस एव। अब देखिए यहाँ पर प्रत्यय आ गए हैं, ये दृश प्लस कत्वा, जातम, जा प्लस कत, भवितुम, भू प्लस तुमुन। सिखाया था ना लास्ट ईयर हमने ये प्रत्यय आप लोगों को, साई राम? यस मैम। हाँ, यस मैम। प्रसन्नता का प्रसन्न प्लस तल, जहां पर भी ये भाववाचक बनता है ना, ता आता, आवश्यकता, प्रसन्नता, ये जहां पर भाववाचक संज्ञा आ जाती है वहां पर तल प्रत्यय होता है। जाता, देखिए जातम, तह, ता, तम, जहां लगा होता है ना लास्ट में तह, तम, ता, वहां पर कत प्रत्यय होता है। मैंने यहाँ पर टाप इसलिए लगा दिया, इससे आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर स्त्रीलिंग है ये। महति, महत प्लस नीप, ये आपका हो गया प्रत्यय। चलिए, चतुर्थ पाठ, प्रत्यय समझ नहीं आया। क्या चीज मैम? लास्ट वाला प्रत्यय। हमने आप लोगों को लास्ट ईयर 2 प्रत्यय पढ़ाए थे ना, स्त्री प्रत्यय टाप और निप पढ़ाए थे। टाप लगता है तो आकार, जैसे बालक, कहा बालक प्लस टाप बालिका, है ना। देव प्लस निप देवी, ई और आ की मात्रा पढ़ाई थी हमने, याद आया कुछ? टाप तो आ गया, यस मैम। मैम ये ट्रैप और ट्रिप लिंग बदलते हैं? लिंग बदलते, ये स्त्रीलिंग, स्त्री प्रत्यय हैं ये दोनों। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए आकारांत जो होता है वो टाप प्रत्यय होता है, ईकारांत जो होता है वो निप प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण हमने दिया, जैसे वहां पर गौर प्लस निप गौरी, है ना। देव प्लस निप देवी, है ना। और जैसे अज प्लस टाप अजा, अज माने बकरा, अजा माने बकरी। जैसे वृद्ध प्लस टाप वृद्धा, समझ में आ गया ना। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम टाप और निप दोनों प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, जिसमें टाप में आ शेष रह जाता है और निप में ई शेष रह जाती है ना। आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। चलिए,
अब आता है चतुर्थः पाठ। कोलाहलम विवादम एहि आगच्छ, वैद्यम चिकित्सकम, काव्यम कविताम, धनानि वित्तानि, सहोदरः भ्रातः, कुशलः निपुणः, दृष्ट्वा विलोक्य इदम एतत् प्राप्य लब्ध्वा लोके संसारे शरीरे देहे पुनः पुनः बारंबारं कुरु विदेहि अन्नम खाद्यम सर्वथा सर्वप्रकारेण कृत्वा विधाय अवशिष्टम शेषम पीत्वा निपीय। ये आपके इस पाठ के समानार्थी हैं। ओके, चलिए आगे इस पाठ की संधि देखिए। इसमें संधियां भी बहुत हैं, बहुत सारी संधियां हैं। थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो संधियां भी समझ में आने लगेंगी। जैसे देखिए नमः स्तुभ्य, अब हमने सा को किस में बदल दिया? विसर्ग में। यमः स्तु, फिर सा विसर्ग में बदला गया। वैद्यास्तु, फिर सा विसर्ग में बदला गया, है ना। तो आप देख रहे हैं ना, वहां पर हमने श विसर्ग में बदला था। तो नमस्तुभ्यम, नमः प्लस तुभ्यम, यमः स्तु, यमः प्लस तु, वैद्यास्तु, वैद्यः प्लस तु, ना अहम, अ मिलकर आ हो गया तो ना हो गया, अ और आ मिलकर आ हो गया। हमने संधि समझाई थी ना, दीर्घ स्वर संधि आप लोगों को, है ना। अ मिलकर आ हो जाता है तो ना अहम। यहाँ पर गुण संधि है, आ और ई मिलकर क्या हो गया? ए हो गया। आ और ई मिलकर ए हो गया। तो कस्य प्लस इदम, कस्य इदम माने कस्य प्लस इदम, आ और ई मिलकर ए हो गया, तो ये गुण संधि हो गई। उचितमेव, उचितम प्लस एव, ये व्यंजन संधि है। मां से हमने ए हटा लिया, उचितमेव। ना अस्ति, फिर यहाँ पर, अच्छा यहाँ प्लस का निशान नहीं लगा पाए, चलिए आप लोग लगा लीजिएगा जब लिखिएगा। न प्लस अस्ति, अ और आ मिलकर आ हो गया। यहाँ पर भी वही सेम है, कृत्वापि, आ और आ मिलकर आ हो गया। मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर बहुत अच्छे से समझाया था, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटी ही हो चाहे बड़ी ही हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों समान स्वर मिलकर बड़े ही हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। हिरस्व अथवा दीर्घ आ ई उ के बाद क्रमशः आ ई उ आता है तो वह दीर्घ हो जाता है। अब देखिए ये है प्रत्यर्पणम। प्रत्यर्पणम यण स्वर संधि है। ई किसमें बदल जाती है? य में बदल जाती है। ई किसमें बदल जाती है? य में बदल जाती है। तो ये ई या में बदला, उ वा में बदलता है। सिखाया था ना, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? यस मैम। आ रहा है ना, हमने सिखाया था ना यण स्वर संधि। ई का यस मैम। या हो जाना, उ का व हो जाना, है ना, री का र हो जाना, सिखाया था। चलिए यस मैम। हाँ, तो अब देखिए यहाँ हमने बहुत अच्छे से सिखाया था। जब इसमें से ई हट गया तो ता आधा रह गया, तो ये ता आधा हो गया। आधा ई है, ई के साथ ये या है, ई या में बदला, उसके साथ आ मिल गया, तो यहाँ पर ये आ गया प्रत्यर्पण। चैब, च प्लस एब, आ और ए मिलकर आई बनता है। मैंने बताया था ना स्वर, जब हमने बताए थे कि अ मिलकर आ होता है, ई मिलकर ई होती है, उ मिलकर उ होता है, आ और ई मिलकर ए होता है, आ और आई मिलकर, आ और ए मिलकर आई हो जाता है, आ और उ मिलकर ओ होता है, आ और ओ मिलकर औ हो जाता है। ऐसा मैंने लास्ट ईयर आपको बताया था, कुछ याद है? यस मैम। यस मैम। जैसे अ मिलकर होता है आ, ई मिलकर होता है, क्योंकि मूल स्वर कितने हैं? अ ई उ और री, ये मूल स्वर है, ये मूल स्वर है। हाँ बोलो मैम, ये जो हाँ, मैम ये संधि में सेकंड वाली लाइन में सबसे ऊपर चैव लिखा है, चैव, तो फिर उसको अलग किया तो फिर वो, अब देखिए मैं वही तो बता रही हूँ, देखो समझो पहले। अ मिलकर आ हुआ, ई मिलकर ई हुआ, उ मिलकर उ हुआ। अब ए कैसे बना? आ और ई प्लस किया, जैसे यहां पर किया है, देखिए यहां पर आ और ई, आ और ई को प्लस किया तो बन गया ए, है ना। आ और ए को प्लस किया तो बन गया आई। अब आ गया समझ में? आ और ए मिलकर बनता है आई।
आ और ई मिलकर बनता है ए। यस मैम, यस मैम। कुछ क्लियर हुआ? यस मैम, मैं समझ रहा था ऐसे ही कि वो आई है और फिर वो ए बन गया। नहीं 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 नहीं, आ और ए मिलकर आई बनता है। मैंने बहुत क्लियर बताया था, बहुत अच्छे से ब्लैक बोर्ड पर बताया था आप सबको ये बातें। और हमने ये भी बताया वृद्धि था संधि। हाँ, आ और ऊ मिलकर बनता है ओ, है ना? लेकिन यस आ और ओ मिलकर बनता है औ। वो भी बताया था स्वर कैसे बनते हैं। आ और ऊ ओ हो जाता है, आ और ओ औ हो जाता है। चलिए, ये जो एस बार बार दिखा रहे हैं ना, इसको अवग्रह बोलते हैं। ये छोटा अ होता है, ये अवग्रह होता है। चापी, च प्लस अपी। नमामि अहम, देखिए यहां पर फिर से वही यण स्वर संधि है। ई क्या, ई किस में बदला? या में बदल गया। या ने इसको पूरा किया, मां आधा रह गया, है ना? तो ये भी यण स्वर संधि, ई या में बदल गया और मां आधा रह गया, तो मां ये आधा है, ये या है, और आई इसमें मिल गया। तो नमामि प्लस अहम। काल यापकाश्च, तो काल यापकाहा प्लस च। हमने बताया था ना, ये स विसर्ग में बदल जाते हैं। विस्मय आगता, विस्मयम, विस्मयम प्लस आगता, इसमें आ मिल गया तो ये पूरा हो गया था, विस्मयम आगता। यावत जीवत, यावत जीवते, यावत प्लस जीवते, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर से वही यण स्वर संधि आया है। प्रत्यर्पयेत, प्रति प्लस अर्पयेत, ओके। बालको अपि, बालकः प्लस अपि, ये इसकी संधि हो गई। चलिए अब हम इसका देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय में देखिए, प्रत्यय है उप प्लस विष्टा, नहीं उपविष्टा, उप प्लस विश प्लस कथ। समागता, सम प्लस कथ प्लस, सॉरी, सम प्लस गम प्लस कथ। उद्देश्य, अंत में यश देश है, उत प्लस दिश प्लस ल्यप। आवर्तयन, आवर्तयन यहां पर वृत्त हो गया। आवर्तयन, आ प्लस वर्त प्लस क्षत्रि, न शेष रह जाता है, ठीक है। प्राप्य, प्र प्लस आ प्लस ल्यप। कृत्वा, क्री प्लस कत्वा। भोक्तव्य, भुक प्लस तब्यत। अवशिष्टम, अमर रह गया ना, अच्छा यहाँ पर ये बिंदु लग गई है। शिश प्लस कत। पीत्वा, पा प्लस कत्वा। श्रावयत्वा, श्रावय प्लस कत्वा। यदि श्रावय को हम शुरू करेंगे तो यहाँ पर हमको ऋणिज प्रत्यय भी लगाना पड़ेगा, है ना? तो ये समझ में आया, ये आप लोग अपनी कॉपी में कर लेना, ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब आपके 4th लेसन तक कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कुछ समस्या है, कुछ डाउट्स हैं तो बताओ। अच्छा मुझे ये बताइए, हाँ आपको गिनती भी लिखनी है 1 to 50, मैंने बोला था, लिखिए आप लोगों ने। यस मैम। ओके, मैम मेरे पास जो अभी आपने बताया 3rd चैप्टर का संधि नहीं है, एक बार आप वापस से मुझे वो दिखा दीजिए। क्या 3rd चैप्टर का क्या? संधि। संधि, वो तो आप लोगों के पास पहुंचेगी, कोई टेंशन नहीं, आप लोग टेंशन मत करिए, वो आपके पास पहुंचेंगी। वीडियो पहुंचता है ना आपके पास? मैम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए। कोई बात नहीं, आपके पास तो वीडियोस भी तो पहुंचते हैं। मैम मैंने सबके स्क्रीनशॉट ले लिए, बस मुझे वही नहीं मिला। अब मुझे फिर से स्क्रीन प्रेजेंट करनी पड़ेगी, तो एक काम नहीं मैम, करिए आपके, मैं वीडियो से ले लूंगी। हाँ वीडियो से ले लेना आप, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका लेसन 4th तक। अब एक 5th लेसन रह गया, उसका भी मैं आपका कर दूंगी। अब मुझे थोड़ी सी बात करनी है विभक्ति के बारे में, उपपद विभक्ति। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना उपपद विभक्ति के बारे में। सायराम, कुछ आवाज ही नहीं आती है वापस से। यस मैम। लास्ट ईयर हमने आपको लिखवाई थी
द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, तृतीय विभक्ति का प्रयोग, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी करवाए थे क्या आपको? यस मैम। ओके। उस दिन भी आप लोग ऐसे ही चुप रह गए थे। अभी आप लोग मुझे बताइए कितने लोगों ने उसको पढ़ा, कितने लोगों ने पढ़ा उसको बताइए। हाँ, कितने लोगों ने पढ़ा? अच्छा, व्योम निखरा। ओके, और कितने लोगों ने पढ़ा? मैम आप किसकी बात कर रही हैं? उपपद विभक्ति की बात कर रही हूं मैं। चलिए एक काम करती हूं, मैं यहां पर आपको वो करती हूं। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए मैं उपपद व्यक्ति को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को उपपद व्यक्ति नहीं समझ आ रही है, फिर से हम एक बार शुरू करते हैं, फिर से उपपद व्यक्ति समझाना शुरू करते हैं, ठीक है? स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। चलिए ओके। मैम लोकेश का माइक अनम्यूट है तो बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। लोकेश को मैं समझा चुकी हूँ, लेकिन लोकेश को समझ नहीं आ रहा है कि अपना माइक इनम्यूट करें। यहाँ पर कहीं दिख रही है उपपद विभक्ति है, ये रही। चलिए उपपद आवाज आ रही है आप लोगों को? नो मैम। साई राम, ये मैम आपकी आवाज आ रही है, वीडियो की नहीं आ रही। वीडियो की आवाज नहीं, कोई बात नहीं, वीडियो की आवाज नहीं आएगी तो मैं समझा दूंगी, ठीक है? मैम आपने अपनी प्रेजेंटेशन का माइक्रोफोन ऑफ कर रखा है इसलिए नहीं आ रही है। किसका? मैम प्रेजेंटेशन का, शेयरिंग का। माइक ऑफ कर रखा है मैंने। यस मैम। तो कैसे मैं उसको ऑन करूंगी जो तुम लोगों तक आवाज जाए? पर ऑप्शन रहता है वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मुझे बताना तुम, अभी मैं बता देती हूँ, ठीक है? देखिए अंग्रेजी व्याकरण में एक संज्ञा या सर्वनाम को केस एक वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ उसके संबंध को दर्शाया जाता है, केस को हिंदी और संस्कृत में कारक कहा जाता है। मतलब कारक शब्द संज्ञा और सर्वनाम का संज्ञा और सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ में यदि जो संबंध दिखाया जाता है वो संबंध ही कारक कहलाता है। जैसे तुमने पत्र लिखा, है ना? तुमने पत्र लिखा, अब तुमने और पत्र और लिखा, तो तुमने और पत्र ये दोनों, अब यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो? यहाँ पर कौन सा चिन्ह देख रहे हो, है ना? अरे हाँ, यहाँ पर मैं इसको पॉज करूँ जरा। हाँ, ये तुमने शब्द दिख रहा है, तुमने में कोई तुमको लग रहा है लिखा किसके द्वारा लिखा गया? तुम के द्वारा। ये तुमने, यहाँ तुम पत्र लिखा ऐसे लिखा होता तो क्या वाक्य सही होता क्या? तुम पत्र लिखा। अब देखिए वाक्य, हाँ देखिए तुमने, ये कर्ता ने लगा हुआ है चिन्ह, ये चिन्ह ने लगा हुआ है, तो तुमने पत्र लिखा, तो ये तुमने हो गया कर्ता का स्थान, क्या लिखा? पत्र लिखा, तो पत्र हो गया कर्म का स्थान। तो वाक्य में यही वाक्य में बताया जाता है कि देखिए, मैम तो लिखा क्या कहलाएगा? हाँ लिखा क्रिया है, लिखा लिखने का कार्य हुआ ना, लिखा क्रिया है।
तो यहाँ पर क्या है, कर्ता क्रिया का जो संबंध है, कर्ता के साथ जो संबंध, क्रिया का जो संबंध है, जिनके द्वारा दर्शाया जाता है वो कारक कहलाते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी ये समझाया था आप लोगों को। देखिए, तो विभक्ति चिन्ह होते हैं, मतलब प्रथमा विभक्ति में जो हमें कारक होते हैं, जैसे कर्ता, कर्ता कारक का क्या है, ने, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पेपर, और संबोधन हे ओ अरे। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको जल्दी से इसलिए पढ़ा था, पहले लास्ट ईयर हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया था ये बात। कारक, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, माने जो भी कर्ता कारक होता है उसमें ने, कर्ता कारक चिन्ह के साथ भी आता है और बिना चिन्ह के भी आता है। जैसे राम लिखता है, ठीक है, राम लिखता है तो कर्ता, लेकिन राम लिखने का काम किसके द्वारा हो रहा है, कर्ता के द्वारा, तो कर्ता राम है। उसमें ने का चिन्ह लगा है नहीं लगा ये बात अलग है। जैसे अभी तुमने देखा, तुमने पत्र लिखा, पत्र में को का चिन्ह तो नहीं आया ना, पत्र में को का चिन्ह तो नहीं आया, लेकिन हमें पता है कि वो कर्म है। कर्म कैसे है, वाक्य में जब हम क्या करते हैं, वाक्य में जब हम क्या करते हैं, क्या किसको ये प्रश्न लगाते हैं, प्रश्न लगाने के बाद जो उत्तर में प्राप्त होता है वो वाक्य का कर्म होता है। या कर्ता के द्वारा, यदि व्याकरणिक रूप से कहा जाए तो कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसका जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वो होता है वाक्य का कर्म। जैसे तुमने पत्र लिखा, अब तुम करता है, लिखने का कार्य हुआ, लिखने का प्रभाव किस पर है, पत्र पर, तो पत्र वाक्य का कर्म है। अब आता है करण, करण माने होता है जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं, वह करण माना साधन, जिससे हम कार्य संपन्न करते हैं, जिस कार्य को संपन्न करने के लिए जिसकी हम सहायता लेते हैं, तो वो होता है वाक्य का कर्म। जैसे राम कलम से लिखता है, राम ने लिखने का काम किस सहायता के लिए क्या किया, कलम, तो से लिखता है। राम के द्वारा या कुछ और के द्वारा के लिए, जैसे साइकिल द्वारा घर जा रहा है, तो जाने के लिए किसकी सहायता ली उसने, साइकिल की, तो ये यहाँ पर हो गया करण। करण मतलब साधन, साधन हो गया जिसकी सहायता से कर्ता कार्य करता है, क्रिया को संपन्न करता है। संप्रदान, संप्रदान माने किसी को देने के लिए। अभी देखिए यहाँ पर आया को और को, अब दोनों को जैसे किसी के लिए संप्रदान माने कुछ देने के लिए, किसी के लिए हम जो भी कार्य करते हैं वो तो होता है संप्रदान कारक। लेकिन हम यहाँ पर को कैसे डिफरेंट करेंगे, जैसे राम पत्र को लिखता है या पत्र लिखता है, तो वहां पत्र को लिखता है, तो वहां तो कर्म हो गया। लेकिन यहाँ पर हुआ प्राचार्य ने छात्रों को पारितोष दिया, अब देने का कार्य हो गया, तो यहाँ पर को जो है वो संप्रदान है, ना कि कर्म। ठीक है, और जिसके लिए हम काम करते हैं वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है सामान्यतः है। ठीक है, उसके बाद आता है अपादान से, यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी से है। यहाँ पर मतलब साधन है जिसके द्वारा हम कार्य संपन्न कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी वस्तु किसी से अलग होने के अर्थ में है। ये जो से है ना, जैसे घुड़सवार घोड़े से गिरता है, मतलब अलग होने के अर्थ में। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? साई राम, साई राम। Yes, ma'am. हाँ Ma'am, your voice is very low. तो बीच में बोल देना चाहिए ना। ठीक है, अब आ रही है क्लियर? Yes, ma'am. ओके। संबंध कारक, संबंध में का के की, जैसे तुम, रा रे रे तुम्हारा, तुम्हारी तुम्हारे, मेरा मेरी, और यहाँ काके की क्या है, दो शब्दों के बीच में आता है। जैसे राजा का पुत्र, राम के खिलौने, सीता की गाड़ी, ये संबंध होता है, मतलब दो शब्दों के बीच में संबंध बताते हैं। रारेरी कहाँ आता है, जैसे मेरा मेरी मेरे, हमारा हमारी हमारे,
ये भी एक संबंधवाचक शब्द होता है। अधिकरण क्या है? में, पे, पर, माने किसी के ऊपर आधार की क्रिया होती है, जहां पर किसी वस्तु का रखा हुआ होना था। उसके बाद आता है संबोधन। संबोधन में हे, अरे, ओहो, अहो, ऐसे करके संबोधन होता है। तो ये होते हैं कारक चिन्ह। कारक चिन्हों में विभक्ति, ये विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक ने का चिन्ह, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक को का चिन्ह, तृतीय विभक्ति सेंटेंस में आएगा। हाँ, अहो सेंटेंस में कैसे आएगा? जैसे अहो शब्द जो सेंटेंस में आएगा, अहो सुनो तो सही, है ना, ऐसे संबोधन हो गया। ठीक है। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक को और के लिए चिन्ह है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है, से अलग होने में। षष्ठी संबंध कारक काके की रारेरी वाला, है ना। सप्तमी अधिकरण में, पेपर, और संबोधन, यहाँ पर संबोधन होता है। लेकिन जब उपपद विभक्ति, अभी हम विभक्ति पढ़ रहे हैं, लेकिन उपपद विभक्ति क्या होता है? द्वितीय से लेकर सप्तमी तक होता है, प्रथमा नहीं होता ना, संबोधन होता है उसमें। चलिए आगे देखते हैं क्या बताता है। अच्छा, विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति क्या होता है? जहां पर चिन्ह जैसा डायरेक्ट लगा होता है ना, हम उसी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन उपपद विभक्ति में क्या होता है कि हम जो विभक्तियां होती हैं उनमें हम अलग अलग, जैसे यहाँ पर देखिए अव्यय होता है या फिर कुछ धातुएं होती हैं, उनके अनुसार हम, मतलब सामान्य चिन्ह जो विभक्ति चिन्ह है उनको प्रयोग में ना देखते हुए हम क्या देखते हैं? उसका अव्यय देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कौन सी धातु है, उसके आधार पर हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जो देखिए इसमें हम पहले कारक, अच्छा चलिए आगे देखते हैं इसको। कारक विभक्ति देखिए, अभी जैसा मैंने आपको बताया था ना, जो विभक्ति क्रिया के चिन्ह के आधार पर लगती है, इससे सामान्य नियम लगते हैं। प्रथमा विभक्ति ने चिन्ह, कर्म, द्वितीय विभक्ति को चिन्ह, तृतीय विभक्ति से चिन्ह, ये चिन्ह जो है सामान्यतः जो हम चिन्ह पढ़ रहे थे वही इसके प्रयोग में लाई जाती है। इसे हम कारक विभक्ति कहते हैं। हाँ, देखिए, तुम पत्रम अलिख, तुम माने तुमने पत्र लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम जो है प्रथम पुरुष का मतलब कर्ता कारक है, तो यहाँ पर तुम आ गया। साधारणतः पत्रम लिख माने यहाँ पर कर्ता कारक के अनुसार और कर्म के अनुसार द्वितीय, कर्ता के अनुसार प्रथमा, कर्म के अनुसार द्वितीय और कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग हुआ है ना। ये सामान्यतः नियम यही होता है। हाँ, अच्छा, जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के कारण क्रियाओं के चिन्हों के अनुसार विभक्ति न लगाकर कोई विशेष विभक्ति लग जाती है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे मैंने बताया, अव्यय के अनुसार, उसके धातुओं के अनुसार ना विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण यहाँ पर देंगे, जैसे उदाहरण देखिए, सैनिकाः देशम रक्षति। ओके, देखो सैनिकाः पुल्लिंग बहुवचन है, इसलिए देखिए सामान्यतः पहले वाक्य को समझ लो। सैनिकाः पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन, उसकी क्रिया में तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग होता ही नहीं। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ये भी बहुवचन और ये भी बहुवचन, तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ। अब आया है शब्द देशम। देशम यहाँ पर क्या है? कर्म है, लेकिन यहाँ पर कर्मों के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर कौन सी धातु लगी हुई है? रक्ष धातु। रक्षा, जिसकी रक्षा की जाती है उसमें द्वितीय विभक्ति का
प्रयोग होता है। देखिए अभी बताएंगे ये यहाँ पर यही। अब देखिए अर्थ क्या हुआ, सामान्यतः अर्थ क्या निकल रहा है, सैनिक देश की रक्षा करता है। तो बाकी क्या होना चाहिए था, देशम में क्या द्वितीय विभक्ति लगनी चाहिए थी, नहीं। यदि सामान्य कारक होता तो यहां पर क्या लगती, षष्ठी विभक्ति, क्योंकि की चिन्ह आया है ना। सामान्यतः क्या है, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, तो यहां पर देशम में क्या होना चाहिए था, षष्ठी विभक्ति। लेकिन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आगे ये बताएंगे, जैसा मैंने आपको बताया। तो हमने बताया ना कि रक्ष धातु जहां लगी है ना, मतलब रक्ष धातु में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। समझ में आ गया ना। सामान्यतः क्रिया में, जैसे इसकी हिंदी में यदि, जैसे मान लीजिए हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है, सैनिक देश की रक्षा करता है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सैनिक देशस्य रक्षयंती, है ना, रक्षयंती ऐसे बोलेंगे। लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, क्योंकि आपको लग रहा है हिंदी में की लगा हुआ है तो हम षष्ठी विभक्ति लगा दें, लेकिन नहीं, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रक्ष धातु आ गई है, तो अब कर्म में क्या होगा, जिसकी रक्षा की जा रही है उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आ रहा है ना समझ में, साई राम। चलिए, यस मैम, यस मैम। चलिए, प्रथमा उपपद, हाँ, प्रथमा विभक्ति उपपद विभक्ति नहीं होती, क्योंकि प्रथमा विभक्ति हमेशा कर्ता के साथ ही होती है। ऐसा नहीं है कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हम किसी के भी साथ कर दें, है ना। तो इसलिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग उपपद विभक्ति में प्रयोग में नहीं लाया जाता, क्योंकि वो तो हमेशा कर्ता कारक ही होती है। अब देखिए उपपद विभक्तियां किस प्रकार है, उपपद विभक्ति, द्वितीय उपपद विभक्ति, तृतीय उपपद विभक्ति, चतुर्थी उपपद विभक्ति, पंचमी उपपद विभक्ति, षष्ठी उपपद विभक्ति और सप्तमी उपपद विभक्ति। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रथमा और संबोधन इसमें नहीं होता है। अब आता है द्वितीय विभक्ति के नियम। चलिए चलिए, यहां पर मैं रोक देती हूं। यहां पर देखिए, पहला द्वितीय विभक्ति का नियम ऐसा लिया गया, जो शब्द द्वितीया के साथ भी, तृतीया के साथ भी और पंचमी के साथ भी लग सकते हैं, ठीक है ना। हम आज द्वितीय विभक्ति ही केवल समझेंगे, फिर हम नेक्स्ट जब पीरियड होगा तो हम आगे के लेसन के वो करवाएंगे, एक्सरसाइज, व्याकरण, और साथ में ये भी पढ़ेंगे। तो द्वितीय विभक्ति का नियम क्या है, बिना, नाना और पृथक, इनके साथ में द्वितीय भी विभक्ति हो सकती है, तृतीया भी हो सकती है और पंचमी विभक्ति हो सकती है। विकल्प लगता है, मतलब कोई भी एक विभक्ति लगाएंगे सही होगा, बिना, नाना और पृथक। मतलब उदाहरण देखिए, जैसे सह विना ग्रामम न गमिष्यति, वह के बिना गांव नहीं जाएगा, ठीक है। तो रामम यहाँ पर हलंत होना चाहिए था, रामम, रामेण या रामा, तीनों में से कोई भी, के बिना, बिना मतलब के बिना, रामम, रामेण या रामत, कोई भी शब्द लिखेंगे, तीनों ही, मतलब ये तीनों विभक्तियां इसमें प्रयोग में लाई जाती हैं। अब देखिए एक और इसी उदाहरण में हम तुमको बात बता देते हैं, जैसे गमिष्यति, गम धातु के साथ में भी जिस ओर हम जा रहे होते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो नाना, बिना, नाना, पृथक, ये शब्द क्या होते हैं, द्वितीय, तृतीय, पंचमी तीनों विभक्तियों में ये आते हैं। और चलिए आगे देखिए, नारी, नार्यः, नार्याः, नाना, निष्फला, लोक यात्रा, लोक यात्रा निष्फल है। नाना शब्द के साथ में नारी, नार्या और नार्यः, द्वितीय, यहाँ नारी में होना चाहिए था, एक मिनट में बता रही हूँ, यहाँ केवल नारी लिखा हुआ था ना, वहां नारी में होना चाहिए था, ठीक है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन हो कि नारी तो एक उसमें हो गया, प्रथम विभक्ति हो गई। अभी है स्वभावो, स्वभाव से जीवम, जीवेन, जीवात, पृथक भवतु न हरति, पृथक नहीं होते हैं ना स्वभाव से।
स्वभाव जीव के साथ में ही रहता है, स्वभाव जीव से अलग नहीं हो सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पर जीवम, जीवेन और जीवात, तो बिना, नाना और पृथक यदि विभक्ति आती है तो उसमें हम, अच्छा ये मैं समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर एक बात कहा गया अधि उपसर्ग। अब देखिए सिंह माने सोना, स्था माने, स्था और आस माने बैठना और ठहरना। कहीं पर हम सो रहे हैं, कहीं पर हम बैठ रहे हैं, कहीं पर हम ठहर रहे हैं। आप ध्यान दे रहे हैं? साई राम, साई राम। यस मैम। आप देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, कहीं पर सोना, कहीं पर बैठना, कहीं पर ठहरना। अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ? बताइए मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कुछ समझ आ रहा है? हाँ, सप्तमी विभक्ति। हाँ, पर ये जो सी, स्था और आस, ये तीनों धातुएं आधार की क्रियाएं हैं। ये तीनों धातुएं आधार की क्रियाएं हैं, लेकिन इन धातुओं में अधि उपसर्ग लग जाता है तो वहां पर सप्तमी के स्थान पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए मैम अच्छा, क्या मुझे ये लगने बताइए। पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है? हाँ मैम क्या लगने पर सप्तमी विभक्ति द्वितीय विभक्ति में परिवर्तित हो सप्तमी जाती विभक्ति है? नहीं, ये तीन जो धातुएं हैं वो सप्तमी विभक्ति माने आधार की क्रियाएं हैं। ये तीन धातुएं जो हैं वो आधार की क्रियाएं हैं, परंतु जब उन क्रियाओं में अधि उपसर्ग लग जाता है तो वह द्वितीय विभक्ति, जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बताती हूँ। अच्छा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, थोड़ा सा टाइम बढ़ जाए तो? साईराम, ओके। नहीं, यदि आपको लगे कि हाँ नहीं मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूं तो मुझे बता देना, तो मैं रोक दूंगी, ठीक है ना। जैसे देखिए हरि बैकुंठम अधिशेते, माने हरि बैकुंठ में सोते हैं, शेते माने सोते हैं, शी धातु। अब देखिए हिंदी में अर्थ में क्या बोल रही हूँ, हरि बैकुंठ में सोते हैं। अब तो बैकुंठ में क्या आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था बैकुंठ में? सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए। परंतु जो शी धातु है, शेते जो है क्रिया हमारी, उस क्रिया में उस धातु में हमने क्या जोड़ दिया है, अधि उपसर्ग। तो जब शी धातु में अधि उपसर्ग लग गया तो हमारा जो भी आधार का शब्द है, जो भी आधार का शब्द है जहां सप्तमी लगनी चाहिए थी वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जिसने क्वेश्चन किया था, डाउट किया था, उसको क्लियर हुआ? यस मैम। ओके चलिए। चलिए नेक्स्ट आ गया। हाँ देखिए बालकः पर्यंकम अध्यास्ते, आस धातु, आस धातु है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ध कैसे और या कैसे हो गया, कुछ बता पाएंगे? यदि आप लोगों ने अभी मुझे संधियों में अधि प्लस आस्ते, अध्यास्ते, यण स्वर संधि हो गई है। हाँ अभी मैंने जस्ट बताया था ना आप लोगों को। तो बालक पलंग पर बैठता है ना, बालक पलंग पर बैठता है, पर बैठता है, लेकिन यहाँ पर आस धातु में क्या आ गया, अधि उपसर्ग लग गया, इसलिए पर्यंकम में सप्तमी विभक्ति की जगह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पलंग में बैठा है, अब जैसे देखिए सह गृहम अधितिष्ठति, तिष्ठति आपको मालूम होगा स्था धातु है ना, वह घर में ठहरता है, ठीक है, वह घर में ठहरता है। घर में फिर से वही, यदि साधारण कारक प्रयोग हो रहा होता तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती, लेकिन स्था धातु के साथ में अधि उपसर्ग लग गया। आपको मालूम होगा कि स्था धातु परिवर्तन होता है तिष्ठ में, है ना, भविष्य काल में सिर्फ स्था रहता है और बाद में तिष्ठ के रूप में चलता है। तो अधितिष्ठति माने वह घर में सोता है। चलिए चलिए अभी एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर ही इसको रोकती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हम,
अगली बार आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है। ओके, ठीक है, अगली बार आप लोग मुझे बताएंगे कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, 2 नियम हमने पढ़ लिए हैं। यहाँ पर कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? नो मैम। थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ें, कोशिश करें आप लोग भी, है ना, आप लोग भी कोशिश करें थोड़ी सी। जो पिछली साल हमने लिखवाए थे बहुत अच्छे से आप लोगों को, थोड़ा सा कोशिश करें आप।